I'm going to represent a system flow diagram जिसको हम फ्लो चार्ट भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आगे आपको पहले बता दिया है कि दो तरीके के डायग्राम होते हैं, सिस्टम फ्लो डायग्राम्स एंड डेटा फ्लो डायग्राम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि कोई एग्जांपल होता है 2+4। सो ये केस में 2 and 4 दैट इज कंसिडर्ड एज डेटा, एंड जो प्लस एडिशन होता है दैट इज कंसिडर्ड एज प्रोसेस ऑपरेशन ओवर हियर, ऑपरेटर बोलते हैं। और 2+4 पूरा का पूरा जो होता है उसको प्रोसेस या ऑपरेशन बोलते हैं। सो दो तरीके के डायग्राम होते हैं, वन दैट इज कंसिडर्ड एज अ डेटा फ्लो डायग्राम एंड सिस्टम सेकंड वन दैट इज कंसिडर्ड एज सिस्टम फ्लो डायग्राम। ये डेटा फ्लो डायग्राम का वीडियो हम पहले पोस्ट कर चुके हैं, अगर आपको देखना है तो आप दोबारा देख सकते हैं। हो सके तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो होता है दैट इज सिस्टम फ्लो डायग्राम्स। टुडे हम ज़्यादातर बात करेंगे सिस्टम फ्लो डायग्राम की, जो सिस्टम को दिखाएगा, जो ज़्यादातर प्रोसेस इंजीनियर के लिए काम में लगता है, प्रोग्रामर्स के लिए काम में लगता है, डिज़ाइनर्स के लिए काम में लगता है। यहाँ तक कि सीए के सिलेबस में भी ये होता है, आईसीडब्ल्यू के सिलेबस में भी ये होता है। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी इसकी ज़रूरत होती है, इंजीनियर को भी इसकी ज़रूरत होती है। कोई भी कंपनी में प्रोसेस किस तरीके से चलेगा, सिस्टम किस तरीके से चलेगा, ये समझने के लिए सिस्टम फ्लो डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये सिस्टम फ्लो डायग्राम कैसे समझा जाए या किस तरीके से बनाया जाए, तो यहाँ कुछ उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये कोई भी सिस्टम को 3 चीज़ों में बांटा जाता है, या कोई भी सिस्टम को अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 दैट इज कंसिडर्ड एज सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑर्डर ऑफ वर्क डन दैट इज कंसिडर्ड एज सीक्वेंस। ज़्यादातर ये सीक्वेंस टॉप डाउन होती है, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, दैट इज कंसिडर्ड एज बॉटम अप अप्रोच। और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहाँ पे इवेंट ड्रिवन अप्रोच होते हैं। जैसे कि विंडो में अगर आप इस्तेमाल करते हो तो अगर आप टैली पे क्लिक करोगे तो टैली ओपन होगा, अगर आप वर्ड पे क्लिक करोगे तो वर्ड ओपन होगा, अगर आप पावर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो पावर पॉइंट ओपन होगा। यहाँ पे कौन सा पहले इंस्टॉल किया गया है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। आप जो ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे, जो ऑब्जेक्ट आप रन करना चाहोगे, वही ऑब्जेक्ट आपका रन होगा। सो दैट अप्रोच इज कंसीडर्ड एज इवेंट ड्रिवन अप्रोच। जैसे अगर मेरे पास कोई लिस्ट होता है तो मैं लिस्ट में पहले नंबर से शुरू करूंगा और लास्ट नंबर तक जाऊंगा, दैट इज कंसीडर्ड एज टॉप टू बॉटम अप्रोच। कहीं पे ऐसा होता है कि हम रिवर्स करते हैं, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे में डॉक्टर ये बोलेगा कि उसका आउटपुट कैसा है, वो किस तरीके से, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा, तो वहाँ पे उसका जो आउटपुट होता है उसमें उसके ऊपर से उसने क्या खा लिया है वो इनपुट चेक किया जाएगा, दैट इज कंसीडर्ड एज बॉटम टू टॉप अप्रोच। सो सीक्वेंस यानी कोई भी लिस्ट ऑफ इवेंट्स है, लिस्ट ऑफ वर्क्स है, तो उसमें जो अप्रोच होता है दैट इज कंसीडर्ड एज सीक्वेंस। दूसरा होता है दैट इज कंसीडर्ड एज सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी ब्रांचिंग, कोई भी चीज़ में अगर उसको 2, 3, 4 हिस्सों में बांटना है, ब्रांचिंग करना है, जैसे इफ, ये हम ज़्यादातर रूटीन में उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ये करूँगा, अगर मुझे भूख लगी होगी तो मैं खाऊँगा। तो ये जो होता है दैट इज कंसीडर्ड एज इफ एल्स स्टेटमेंट, ये इसको सिलेक्शन बोलते हैं। सिलेक्शन बेसिकली ब्रांचिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये कंडीशन के ऊपर ज़्यादातर जाता है। सो इफ एल्स सिलेक्ट केस, ये सब यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट बोला जाता है। उसका जो एडवांस स्टाइल होता है दैट इज कंसीडर्ड एज सिलेक्ट केस और स्विच, जिसमें मल्टीपल इफ या मल्टीपल एल्स इफ एल्स को यहाँ कंबाइन किया जाता है। प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज़्यादा आपको पता चलेगा। तीसरा होता है लूप। लूप यानी रिपीटिंग बंच ऑफ स्टेटमेंट। जहाँ तक कोई काम खत्म नहीं होता है तब तक हम वही पर्टिकुलर चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज लूपिंग ओवर देयर। अगर ये थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको समझना है तो मेरा सी प्रोग्रामिंग का एक वीडियो है जिसमें मैंने प्रोग्राम क्या होता है वो अच्छी तरीके से इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में मैंने आपको प्रोग्राम बना के दिखाया है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको ये तीनों चीज़ प्रैक्टिकल प्रोग्राम में किस तरीके से इस्तेमाल
इस्तेमाल होती है वो भी आपको पता चल जाएगा। लूप यानी जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक आपको सीक्वेंस सिलेक्शन यूटिलाइज करना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है तो जहाँ तक रेलवे स्टेशन नहीं आएगा तब तक मुझे या लेफ्ट जाना पड़ेगा, राइट जाना पड़ेगा, स्ट्रेट जाना पड़ेगा। आई नीड टू फॉलो सर्टेन काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सो दैट इज कंसिडर्ड एज रिपीटिंग बंच ऑफ स्टेटमेंट अंटिल यू गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट। जब तक वो नहीं होता, जब तक हम पास नहीं होते तब तक एग्जाम देना पड़ेगा। अगेन इट इज कंसिडर्ड एज अ लूप स्टेटमेंट। लूप दो तरीके के होते हैं, एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, दूसरा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। जैसे अगर हम मूवी देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले टिकट लेना होता है, बिना टिकट लिए आप अंदर नहीं जा सकते। आप 2000 का नोट दिखाएंगे तो भी वो आपको अंदर नहीं जाने देगा, बिकॉज टिकट इज ओनली एंट्री कंट्रोल, सो दैट इज कंसिडर्ड एज एंट्री कंट्रोल। जबकि आप कोई होटल में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पहले पैसे नहीं देने होते, पहले ऑर्डर देना होता है, खाना खाना होता है, उसके बाद में आपको बिल देना होता है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज एग्जिट कंट्रोल। डिफरेंट जगह पे ये एग्जिट कंट्रोल और एंट्री कंट्रोल दो लूप होते हैं। कोई भी लूप में तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, स्टार्ट क्या होता है, एंड क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है। तो यानी अगर मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है तो उसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि स्टार्ट 1 से करना है, 10 तक आपको जाना है और +1 या +2 करके 1 to 10 तक आप रीच कर सकते हो। अगर 10 to 1 जाना है तो अगेन रिवर्स प्रोसीजर, 10 विल बी स्टार्टिंग पोजीशन, एंड विल बी 1, एंड यहाँ इंक्रीमेंट नहीं चलेगा, अदरवाइज यू विल बी इनफाइनाइट लूप, तो वहाँ पे आपको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो होता है यानी लॉजिक बनाने के लिए आपको ये तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो आप उसका अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो समझनी है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो सिंबल समझने पड़ेंगे। यहाँ सबसे पहला सिंबल है एक्लिप्स। ये ज़्यादातर स्टार्ट और स्टॉप के लिए इस्तेमाल होता है, ये एक ही बार स्टार्ट में और एक ही बार स्टॉप में इस्तेमाल होता है। दूसरा इनपुट और आउटपुट के लिए आपको स्क्यू रेक्टेंगल दिखाया गया है, यानी कोई भी प्रिंट होता है, कोई भी रीड होता है, कोई भी इनपुट होता है, तो ये इनपुट या आउटपुट के लिए आपको ये स्क्यू रेक्टेंगल ब्रैकेट इस्तेमाल करना है। तीसरा जो है रेक्टेंगल, ये ज़्यादातर एरिथमेटिक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे असाइन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसमें आप ये रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा जो है डायमंड, अगर आपको कोई ब्रांचिंग करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया इफ एल्स होता है, तो वहाँ पे आप ये पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद में आएगा सर्कल, या यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो पेज कनेक्टर। ये अगर आप फ्लो चार्ट बनाते बनाते आपका पेज ख़त्म हो जाता है, मुझे आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो इसके लिए ज़्यादातर ये पेज कनेक्टर इस्तेमाल होता है। और कहीं पे प्रीप्रिंटेड रिपोर्ट है या आपको कोई पर्टिकुलर बिल बुक ऑलरेडी रेडी है, उसमें सिर्फ वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ में जहाँ पे प्री फॉर्मेटेड या प्रीप्रिंटेड रिपोर्ट होता है तो उसको दिखाने के लिए आप ये पर्टिकुलर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, ये ऑप्शनल होता है। तो ये इतने सिंबल का सबसे ज़्यादा हमें यूटिलाइज करना है। आगे बढ़ते हैं किस तरीके से बनाते हैं, यह मैंने एक सैम्पल के स्टडी रखा है। जैसे मुझे कोई 2 नंबर, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, मुझे 2 नंबर लेने हैं और वो 2 नंबर का मुझे यहाँ पे सम बना के दिखाना है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा स्टार्ट, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद मुझे यहाँ पूछना है आपको कितने नंबर लेने हैं, तो आपको ये क्वेश्चन में से आंसर मिल जाएगा कि 2 नंबर लेने हैं। तो 2 नंबर लेने हैं तो इनपुट वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे लिखा है, इनपुट वैल्यू ऑफ बी यहाँ पे लिखा है, यानी 2 नंबर आपने लिए। अगर आप चाहो तो ये दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो, इनपुट ए कॉमा बी, ऐसा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे सम इक्वल टू करके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डेटा असाइन होगा, राइट हैंड साइड में वो प्रोसेस होगा। तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी ऐसा लिखा है, तो ए और बी की वैल्यू एडिशन होके यहाँ पे ये सम नाम के LHS लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में आ जाएगी। याद रखना मित्रों, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल यूज होता है, जबकि राइट हैंड साइड में आप चाहो तो एक अकेला वेरिएबल भी रख सकते हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी रख सकते हो, अकेला कांस्टेंट भी रख सकते हो, जैसे a इक्वल टू 9 ये कांस्टेंट हुआ, या a इक्वल टू 9 प्लस ए भी लिख सकते हो, या a इक्वल टू a प्लस 2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपके ऊपर होता है आप क्या लिखना चाहते हो। जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे डिफाइन करना होता है, और प्रिंट यानी प्रिंट करना है। यहाँ पे ध्यान देना, ये इनपुट स्क्यू रेक्टेंगल बॉक्स है, प्रिंट आउटपुट है तो उसको भी स्क्यू रेक्टेंगल बॉक्स में दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो है एडिशन है, सब्स्टिट्यूशंस है, तो उसको सिंपल रेक्टेंगल में दिखाया गया है।
है, स्टार्ट एंड स्टॉप एक बार आएगा। यहाँ पे उसका एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम के बारे में वापस मैं एक और वीडियो आपको सूडो कोड और एल्गोरिदम के लिए दूंगा, सो सब्सक्राइब करते रहिए, तो आपको मैं ये नए नए वीडियो आपके सामने रखता चलूँगा। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरा फ्लो चार्ट हम दिखाना चाहते हैं, सेल्सियस टू फ़ारेनहीट में मुझे कन्वर्ट करना है। वापिस यहाँ पे हमें पूछना है कि इनपुट क्या मुझे मिलेगा और आउटपुट क्या देना है, और बीच का जो प्रोसेस का रास्ता है वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लेना है, तो आंसर मिलेगा सेल्सियस आपको मिलेगा, इनपुट लेना है। और आउटपुट क्या देना है, तो आंसर मिलेगा फ़ारेनहीट हमें आउटपुट में मिलेगा। अभी मैथमेटिकली बीच वाला जो है वो प्रोसेस है, मुझे पता है कि फ़ारेनहीट टू सेल्सियस कन्वर्ट करना है, तो F = 9/2 × C + 32, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट से शुरू करूँगा, इनपुट वैल्यू ऑफ C सेल्सियस में लूँगा यूज़र से। उसके बाद यहाँ पे सूत्रकर्ता F होगा, सो F = 9 / 5.0 × C - 32। हो सके तो ये C + 32 हो सके तो यहाँ पे इस तरीके से आप ब्रैकेट भी कर सकते हो, जहाँ पे ज़रूरत लगे, यहाँ जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो वहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये प्रोसेस को प्रायोरिटी पहले मिलने वाली है। आप बोर्ड मास रूल जानते होंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद रेस टू को प्रायोरिटी मिलती है, ऑर्डर और रेस टू को प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मिलती है, लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन को मिलती है। तो यहाँ पे वही रूल यहाँ पे फॉलो होगा। ये F आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल है, राइट साइड पे आप जो जितना चाहो उतना रख सकते हो। तो ये आउटपुट यहाँ F में जाएगा, F आपको प्रिंट करके दिखाएगा। यहाँ पे ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये एंड होता है। स्टार्ट और एंड एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। जहाँ इनपुट और आउटपुट होता है वहाँ स्क्यू रेक्टेंगल बॉक्स हमने इस्तेमाल किए हैं, और जहाँ मैथमेटिकल प्रोसेस है वहाँ पे सिंपल रेक्टेंगल बॉक्स इस्तेमाल किया है। दूसरे कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता होगा कि यहाँ पे 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, PNR, P दैट इज कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल, N दैट इज कंसीडर्ड एज ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स, एंड R दैट इज कंसीडर्ड एज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको यहाँ पे चाहिए। और आपको सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है, तो उसके लिए वेरिएबल लगाया है SI। सो हम चाहे उतने यहाँ पे वेरिएबल लगा सकते हो, हम चाहे उतने यहाँ पे वेरिएबल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया है कि स्टार्ट, उसके बाद इनपुट वैल्यू ऑफ PNR, उसके बाद SI = P × N × R। ये मैथमेटिकल प्रोसेस है जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद उसको यहाँ पे प्रिंट SI करके यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। तो एक बार स्टार्ट देना होता है, एक बार स्टॉप देना होता है। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के लिए वापस मैंने दिखाया वैसे स्क्यू रेक्टेंगल बॉक्स इस्तेमाल होता है, और जहाँ पे एरिथमेटिक प्रोसेस है वहाँ सिंपल रेक्टेंगल बॉक्स आपके सामने इस्तेमाल होगा। तो ये जो होता है वो प्रोग्राम किस तरीके से बनता है वो समझाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं या डिफरेंट सिस्टम पे काम करते हैं, बट फिर भी अगर उनको समझाना है तो फ्लोचार्ट एक ही ऐसा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं होता, और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल होता है। यानी अगर फ्लोचार्ट से किसी को आप समझाएंगे तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला बंदा उसको समझ पाएगा। इसीलिए ज़्यादातर ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है कोई भी सॉफ्टवेयर का या कोई भी सिस्टम का, तो ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे कोई 2 नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ब्रांचिंग का इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो यहाँ पे वापस 2 नंबर लेना है तो पता चल ही जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट लिया, 2 नंबर लेना है तो यहाँ इनपुट नंबर 1 नंबर 2, आप वेरिएबल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, N1 N2 भी ले सकते हो, AB भी ले सकते हो। यहाँ नंबर 1 नंबर 2 लिया गया है। वापस उसके बाद चेक करना है नंबर 1 बड़ा हो सकता है या नंबर 2 बड़ा हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा
देखा ये इनपुट एक आया, उसका मैंने 2 आउटपुट जनरेट किया। इफ नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, तो ये 2 बातें हो सकती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो हो सकता है उसको यहाँ यस से रिप्रेजेंट करेंगे और जो नहीं हो सकता उसको यहाँ से नो पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये बात सही निकली तो नंबर 1 लेस होगा और नंबर 2 बड़ा होगा। तो यहाँ दिखाया गया कि प्रिंट स्मॉलर इज नंबर 1, यस में यहाँ दिखाया गया है, और नो में अगर ऐसा नहीं है तो नंबर 2 बड़ा होगा, तो ये आपको प्रिंट करके दिखाई देगा। तो यहाँ इनपुट के लिए भी स्क्यू रेक्टेंगल, आउटपुट के लिए भी स्क्यू रेक्टेंगल, डायमंड यहाँ कंडीशन के लिए रखा गया है। जब भी कंडीशन रखा जाए तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना, इनपुट एक होता है, आउटपुट 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आउटपुट उसको लेबल करना जरूरी होता है, यस किस तरह जाता है, नो किस तरीके से जाता है। फ्रेंड्स, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 करूँगा तो यहाँ यस नो की कंडीशन मुझे चेंज कर देनी पड़ेगी, क्योंकि कंडीशन के मुताबिक आउटपुट होता है। तो वो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे दोनों कंबाइन करके स्टॉप पे आएंगे, दैट इज़ कंसीडर्ड स्टार्ट और स्टॉप एक ही बार आएगा। वापिस कुछ लूप के एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं। जैसे मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है, कोई नंबर डालना है, जैसे 3 डाला तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू दिस, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, ऐसा मुझे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ मुझे रिपीटेशन करना पड़ेगा, 1 से लेके 10 तक हर एक नंबर को 3 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वापिस ये इनपुट नंबर लिया, नंबर लेने के बाद यहाँ उसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ 1 से मैंने स्टार्ट किया, जैसे i है तो i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने कंडीशन चेक की, यहाँ पे लिखा है कि i जब तक 10 नहीं होगा, i जब तक 10 से बड़ा होगा तब तक मुझे ये रिपीट करना है। तो वहाँ पे लिखा कि i ग्रेटर देन 10, यहाँ पे यस और नो 2 बातें हो सकती है। अगर यहाँ पे नो होता है, अगर यहाँ पे नो होता है तो सिस्टम क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। सॉरी, अगर यस होता है तो सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ को चेक करेगा, प्रोडक्शन करेगा, यानी नंबर को मल्टीप्लाई करता चलेगा। यानी 3 इंटू 1, अगर आई की वैल्यू 1 है तो 3 इंटू 1 यहाँ पे होगा। उसका यहाँ पे चेक कर राइट करेगा, प्रिंट करने का ट्राई करेगा। उसके बाद i इज इक्वल टू आई प्लस 1 यहाँ पे किया जाएगा। जब तक ये 10 से छोटा है तब तक ये पर्टिकुलर लूप यहाँ पे फॉलो होगा, यानी 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए यहाँ होगा। जब 10 आ जाएगा तो यहाँ से सिस्टम बाहर निकल जाएगा और ये स्टॉप करके आपको टर्न आउट करेगा। तो ये जो होते हैं वो लूप कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। अगर मुझे ऐसा कुछ चेक करना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं, वो चेक करना है, तो फ्रेंड्स अगेन वन क्वेश्चन, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं वो थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है। प्राइम नंबर यानी ऐसा नंबर जो दूसरे किसी से डिवाइड नहीं होता, ऐसा नंबर को जो सिर्फ और सिर्फ वही नंबर से डिवाइड होता है, तो उसको यहाँ पे प्राइम नंबर बोला जाता है। अगर प्राइम नंबर मुझे चेक करना है तो यहाँ पे ये जो सिस्टम दिखाई गई है उसमें वो पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर रूट यानी चेक किया जाता है कि सपोज एक नंबर लिया, इनपुट नंबर, उसका r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर यानी हाफ पार्ट किया गया, i इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया। हमें पता होगा कि जैसे 12 होता है तो 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 से लेके 6 तक उसको डिवाइड किया जाएगा। अगर 18 है तो 2 से लेके 9 तक डिवाइड किया जाएगा, 9 के बाद वो डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ डिवाइडेड बाय 2 किया गया है, स्क्वायर रूट उसका लिया गया है। स्क्वायर रूट लेने के बाद हर एक नंबर से वो चेक किया जाता है। अगर वो इंटरनल नंबर से डिवाइड होता है तो वो सही माना जाता है, अगर नहीं होता है तो वी कैन कंसीडर दैट द नंबर इज नॉट द नंबर इज, अगर ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो वी कैन डिसाइड दैट द नंबर इज प्राइम, अदरवाइज वी कैन डिसाइड दैट द नंबर इज नॉट प्राइम। तो इस तरीके से नॉट प्राइम आपको दिखाई देगा और जब तक ये डिवाइड किया जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो प्राइम की तरह डिसाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से हम चाहे उतने फ्लो चार्ट बना सकते हैं, सिस्टम फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। सिस्टम फ्लो डायग्राम को फ्लो चार्ट बोलते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो cybernaval@gmail.com पे। अगर आप और फ्लो चार्ट चाहते हो तो भी आप मुझे मेल कर सकते हो। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू मोर केस स्टडीज़। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करते रहिए और बाकी सब फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।